आज की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने मंगलवार 26 अगस्त को दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह छापेमारी अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में यह एक्शन जारी है। लेकिन दर्शकों, सवाल सिर्फ छापेमारी का नहीं है, सवाल है राजनीति का, क्योंकि कार्रवाई के तुरंत बाद शुरू हो गया है राजनीतिक घमासान। दर्शकों, आपको बता दें कि ईडी के रेड पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो वही अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि आप इन रेड से डरने वाली नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा विपक्ष को दबाने की पूरी तरह से साजिश चल रही है। तो वही दर्शकों, ईडी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि यह सिर्फ जांच की कार्रवाई है, सबूत के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमडीआर न्यूज। दर्शकों, ईडी ने यह छापेमारी की है पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 की धारा 17 के तहत। एजेंसी का कहना है कि अस्पताल निर्माण से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पहले से जुटाए गए दस्तावेजों और सबूतों की कड़ी जोड़ने के लिए यह रेड की गई है, यानी मामला सीधे तौर पर पैसे की लेन देन और कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर में 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची। इन ठिकानों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज का निवास भी शामिल था। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। तो दर्शकों, अब आगे आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी ने क्या रुख अपनाया। पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि यह रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और मामला है। हमें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हम गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मुखर आवाज है, लेकिन बीजेपी इन रेड से हमें डरा नहीं सकती। यानी साफ है कि आप इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई मान रही है। आप नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती रही है, लेकिन सरकार अब ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। हालांकि दर्शकों, इस पर ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं, बल्कि जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। एजेंसी ने साफ किया है कि अभी तक मिले दस्तावेजों और लेन देन के आधार पर आगे की जांच की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो और भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, यह सवाल कई खड़े होते हैं। क्या सचमुच यह सिर्फ जांच की कार्रवाई है या फिर विपक्ष को घेरने का हथियार? क्या अस्पताल निर्माण जैसे अहम प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप साबित हो पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में यह केस दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह से हिला देगा? दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में रेड पॉलिटिक्स नया नहीं है। इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग्स और कथित शराब घोटाले के मामलों में आपके कई नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो चुकी है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के केस अभी भी सुर्खियों में हैं और अब सौरभ भारद्वाज का नाम जुड़ जाने से साफ है कि बीजेपी और आप की जंग और ज़्यादा तेज होने वाली है। ऐसे में दर्शकों, आज की तस्वीर तो साफ है। एक तरफ ईडी की टीम कह रही है कि यह कार्रवाई सिर्फ जांच का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक बदले और विपक्ष को दबाने की साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या निकलता है इस छापेमारी से। क्या ईडी के हाथ बड़े सबूत लगते हैं या फिर यह मामला भी सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा? लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की राजनीति में इस रेड ने नया भूचाल ला दिया है। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ और जानेंगे कि विपक्षी दल इस रेड को लेकर किस तरह से एकजुट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमडीआर न्यूज। दर्शकों, दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी के बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि ईडी अधिकारियों ने न सिर्फ उन पर दबाव बनाया बल्कि उनके बयान में हेरफेर करने की कोशिश भी की। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन झूठे बयान पर साइन नहीं करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि हाल ही में ईडी ने दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन अब भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका दावा है कि ईडी अधिकारी मयंक अरोड़ा ने उनका स्टेटमेंट सीधे उनके लैपटॉप से गूगल ड्राइव पर अपलोड किया
और फिर उसे संभवतः बीजेपी दफ्तर या दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी को भेजा। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उनके सामने ही स्टेटमेंट शेयर किया गया और वो भी उनके वाईफाई से। इतना ही नहीं, बाद में वही स्टेटमेंट बदलकर वापस लाया गया और उन पर दबाव बनाया गया कि उसमें फेरबदल किया जाए। दर्शकों, बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि ईडी अधिकारी ने 8 बजे रात से 2 बजे सुबह तक किसी से लगातार बातचीत की। सवाल ये है कि आखिर ये बातचीत किससे हुई, किसके दबाव में उनके बयान में बदलाव करने को कहा गया। भारद्वाज का साफ आरोप है कि इस दौरान बाहर से निर्देश आए और कहा गया कि उनके बयान के कौन से हिस्से काटने हैं और कौन से जोड़ने हैं। दर्शकों, सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि पीएलएमए एक्ट की धारा 17 के तहत दर्ज बयान को अदालत में आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह गलत और गैर कानूनी बताया। उनके मुताबिक दुनिया के किसी भी कानून में ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान का खुद का बयान उसी के खिलाफ सबूत बन जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन्होंने बयान में बदलाव करने से मना किया तो ईडी अधिकारी ने कहा हमें भी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। यानी दर्शकों, सवाल सिर्फ ईडी की कार्रवाई पर ही नहीं बल्कि उसकी पारदर्शिता और प्रोफेशनल ईमानदारी पर भी खड़े हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए कहा है कि देश में सिर्फ नौटंकी और दलाली चल रही है। अधिकारियों को राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिवार पर दबाव डालकर भी बयान बदलवाने की कोशिश होती है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई शख्स बयान बदलने से मना करता है तो ईडी को रिकॉर्ड में ये लिखना चाहिए कि उसने इनकार किया, लेकिन बयान को काटना छाटना और मन मुताबिक बदलना पूरी तरह से अवैध है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई ईडी अधिकारी ने बयान को बीजेपी या एलजी ऑफिस तक भेजा? क्या रात भर फोन पर निर्देश दिए गए? क्या राजनीतिक दबाव में एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है? ये सारे सवाल अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है और अब भारद्वाज के इन खुलासों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। तो दर्शकों, सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई पारदर्शिता है तो ईडी अधिकारी मयंक अरोड़ा के फ़ोन कॉल्स की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि बयान किसे भेजा गया और किसके कहने पर उसमें बदलाव किया गया। तो अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार और ईडी इस पूरे मामले पर कोई सफाई देते हैं या नहीं। लेकिन एक बात तय है, दिल्ली की राजनीति में ये विवाद अभी और तूल पकड़ने वाला है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। शिवसेना इस चुनाव से पहले अपनी ताकत बढ़ाने में पूरी तरह से जुट गई है और इसी कड़ी में आज ठाणे और कल्याण डोंबिवली में पार्टी के पक्ष प्रवेश अभियान को बड़ी सफलता मिली है। दर्शकों, आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के 2 पूर्व नगर सेवक राजन मराठे और ज्योति मराठे ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। वहीं ठाणे महानगर पालिका से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के पूर्व नगर सेवक बाबाजी पाटिल ने भी आज शिवसेना में प्रवेश कर लिया। ये पक्ष प्रवेश कार्यक्रम ठाणे में आयोजित किया गया और इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के शीर्ष नेता एकनाथ शिंदे खुद मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि जनता अब शिवसेना और महायुति के साथ है। शिंदे ने अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि कल्याण लोकसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं वही असली वजह है कि दूसरे दलों के नेता भी शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब वे 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में विकास की रफ्तार तेज हुई। इसके साथ ही शिंदे ने दावा किया कि शिवसेना में जो नए चेहरे जुड़ गए हैं वे सिर्फ पार्टी की ताकत नहीं बढ़ा रहे बल्कि ये आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की जीत को भी सुनिश्चित करेंगे। दर्शकों, अब अगर हम इस पक्ष प्रवेश की सूची को देखें तो यह सिर्फ नामों की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश की भी बात है। राजन मराठे और ज्योति मराठे के साथ कल्याण डोंबिवली से उपशहर अध्यक्ष किशोर कोशिमकर, सुरेश मराठे, रविंद्र बोबडे, संजय तावडे, केतन खानविलकर और सुधीर थोरात समेत सैकड़ों पदाधिकारी
शिवसेना में शामिल हो गए। वहीं ठाणे में बाबाजी पाटिल और आकाश पाटिल जैसे नेता भी आज से शिवसेना का धनुष्यबाण थाम चुके हैं। ऐसे में दर्शकों, क्या इन बड़े पैमाने पर हुए पक्ष प्रवेश से स्थानीय राजनीति का गणित बदल जाएगा? विशेषकर कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में, जहां शिवसेना पहले से ही मजबूत पकड़ रखती है। क्या इन नए नेताओं के साथ आने से पार्टी को निर्णायक बढ़त मिलेगी? ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर यह कदम बेहद अहम है। मनसे से आए राजन मराठे और ज्योति मराठे जैसे चेहरे वहां की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वहीं एनसीपी से आए बाबाजी पाटिल का ठाणे में अपना प्रभाव माना जाता है। ऐसे में शिवसेना की यह रणनीति साफ नजर आती है कि पार्टी न सिर्फ अपने पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, बल्कि विपक्ष के असरदार चेहरों को भी अपने साथ जोड़कर निकाय चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में दर्शकों, बता दें कि शिवसेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि जनहित के काम और विकास कार्य ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कहा है कि जनता को अब दिख रहा है कि शिवसेना ही वह पार्टी है जो स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि ये सब सिर्फ चुनावी समय की जोड़ तोड़ है। मनसे और एनसीपी के स्थानीय नेताओं का शिवसेना में शामिल होना विपक्ष की नज़र में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है। ऐसे में दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि ठाणे और कल्याण डोंबिवली जैसे इलाके जहां कभी मनसे और एनसीपी का असर दिखाई देता था, वहां अब शिवसेना ने एक बड़ा राजनीतिक मैसेज दे दिया है। और ये मैसेज साफ है, आगामी निकाय चुनाव में शिवसेना और महायुति अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पक्ष प्रवेश का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है और क्या शिवसेना वाकई महायुति को भारी सफलता दिला पाती है या नहीं। ऐसे में दर्शकों, तो आज शिवसेना के पक्ष प्रवेश अभियान में बड़े नेताओं का शामिल होना न सिर्फ पार्टी की ताकत बढ़ा गया, बल्कि निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल को भी और तेज कर दिया है। अब नजरें टिकी है चुनाव आयोग की घोषणा पर और इस बात पर कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो दर्शकों, यही था फिलहाल का बड़ा अपडेट। आप जुड़े रहिए MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की सियासत में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके कद्दावर नेता और सांसद वर्षा गायकवाड़ के बेहद करीबी माने जाने वाले महेंद्र मुंगेकर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। महेंद्र मुंगेकर ने अपनी पत्नी और पूर्व पार्षद पल्लवी मुंगेकर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि ये वही महेंद्र मुंगेकर है जो लंबे समय से मुंबई कांग्रेस का अहम चेहरा माने जाते रहे हैं। मुंबई कांग्रेस की रणनीतियों और फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका होती थी। खासकर वर्षा गायकवाड़ के करीबी होने की वजह से कांग्रेस संगठन में उनका कद और भी बढ़ गया था। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उनका पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होना कांग्रेस के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि महेंद्र मुंगेकर को बहुत ही जल्दी शिवसेना शिंदे गुट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खुद इस पूरे पाला बदल पर नजर बनाए हुए है। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर वो हर उस स्थानीय नेताओं को अपने खेमे में लाना चाहते हैं जिसकी पकड़ जनता और कार्यकर्ताओं पर मजबूत हो। ऐसे में मुंगेकर के कांग्रेस छोड़ने की असली वजह नाराजगी बताई जा रही है। यानी साफ है कि अंदर खाने में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसी का फायदा शिंदे गुट ने उठा लिया। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में हर पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है। खासकर बीएमसी चुनाव इस बार हर लिहाज से बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि बीएमसी सिर्फ मुंबई का नगर निगम नहीं बल्कि देश का सबसे अमीर नगर निगम है। यहाँ का बजट कई राज्यों के वार्षिक बजट से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में बीएमसी पर पकड़ बनाना हर दल के लिए न सिर्फ सियासी प्रतिष्ठा का सवाल है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच भी है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि फिलहाल बीएमसी में उद्धव ठाकरे गुट की पकड़ है, लेकिन शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर महायुति के तहत अपनी जड़ें मजबूत करने में लगी है। इसी रणनीति के तहत स्थानीय नेताओं को लगातार खेमे में शामिल कराया जा रहा है। दरअसल शिंदे गुट और बीजेपी के लिए बीएमसी चुनाव सिर्फ एक नगर निगम चुनाव नहीं है बल्कि उद्धव गुट को कमजोर करने का सबसे बड़ा मौका भी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी ताकत दिखाई थी, वही विधानसभा चुनाव में शिंदे गुट ने बाजी मार ली थी। यानी दोनों गुट अब तक एक एक चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब असली परीक्षा बीएमसी की है।
दोस्तों जानकारी दें कि बीएमसी का चुनाव सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। इस चुनाव के नतीजे पूरे देश की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है जो अपनी साख बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे और बीजेपी है जो मुंबई में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। ऐसे में मुंबई कांग्रेस के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि महेंद्र मुंगेकर न सिर्फ संगठन में अहम भूमिका निभाते थे बल्कि स्थानीय स्तर पर भी कार्यकर्ताओं से उनकी गहरी पकड़ थी। ऐसे में उनके जाने से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर भी नुकसान हो सकता है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में खूब गर्मी देखने को मिल रही है। हर दिन कोई न कोई नेता पार्टी बदल रहा है और ये पाला बदल सिर्फ दल बदल नहीं है बल्कि चुनावी समीकरण को भी सीधा प्रभावित करने वाला है। बता दें कि महेंद्र मुंगेकर का कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होना इसी कड़ी का सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस झटके से कैसे उभरती है और शिवसेना बीजेपी महायुति इस नए चेहरे को चुनावी मैदान में कैसे बुनाती है। तो दोस्तों, बीएमसी चुनाव का रन धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट, शिंदे गुट और बीजेपी के बीच ये लड़ाई किस करवट बैठेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि देश के सबसे अमीर नगर निगम पर कब्जे की जंग बेहद कांटे की होने वाली है। ऐसे में दर्शकों, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव का ये रण संग्राम और कितना गर्माता है। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे MDR न्यूज़ के साथ। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा गरमाने लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी हो रही है और यही वजह है कि नतीजे असली जनादेश को नहीं दिखा पाते। राज ठाकरे ने सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे तब भी चुनाव आयोग ने कोई जांच नहीं की। दर्शकों, आपको बता दें कि राज ठाकरे का आरोप सिर्फ किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों से व्यवस्थित तरीके से वोट चोरी की जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि MNS उम्मीदवारों की हार की वजह भी यही रही क्योंकि जो वोट उनके पक्ष में डाले गए वो नतीजों तक पहुँचे ही नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि राज ठाकरे ने यह बयान शनिवार 23 अगस्त को दिया और इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने अपने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि अगर अगले चुनाव में जीत हासिल करनी है तो वोटर लिस्ट की गहन जांच करनी होगी। दर्शकों, राज ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि जब राहुल गांधी और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे तब चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आयोग ने इस पर चुप्पी साध ली। उनका कहना है कि आयोग को डर है अगर जांच हुई तो पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आ जाएगा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राज ठाकरे इस मुद्दे को कोई नया नहीं बता रहे बल्कि वो कहते हैं कि 2016 से ही लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। 2017 में तो उन्होंने चुनाव बहिष्कार का सुझाव भी दिया था। तो दर्शकों, राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अगर हमें असली लोकतंत्र चाहिए, असली जनादेश चाहिए तो हर कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट की गहराई से जांच करनी होगी, तभी वोट चोरी का खेल खत्म किया जा सकेगा। दर्शकों, बता दें कि राज ठाकरे का यह बयान उस समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। ठाकरे ने भी विपक्ष के इन आरोपों को समर्थन देते हुए कहा है कि मैं पिछले 9 साल से यही कह रहा हूँ, सत्ता में बैठे लोगों ने वोट लिस्ट में हेरफेर करके जीत हासिल की है और चुनाव आयोग इस पर आंख मूंद बैठा है। तो दर्शकों, अब सवाल ये है कि जब इतने लंबे समय से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, सबने कभी न कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो क्या सच में मतदाता सूची में कोई बड़ा खेल चल रहा है या फिर ये महज राजनीतिक बयानबाजी है? बता दें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोट चोरी का आरोप और चुनाव आयोग पर सवाल, ये सब बातें सीधे सीधे लोकतंत्र की जड़ें हिला देती है। क्योंकि अगर मतदाता की पहचान ही सुरक्षित नहीं है, अगर वोट की गारंटी ही पक्की नहीं है, तो चुनाव के मायने ही क्या रह जाते हैं। दर्शकों, बता दें कि MNS को 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में राज ठाकरे का यह बयान उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि हार का कारण सिर्फ संगठन की कमजोरी नहीं बल्कि वोट चोरी भी रही है। ऐसे में दर्शकों, अब देखने और समझने वाली बात यह है
कि क्या सच में वोट चोरी हुई, क्या सच में चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली है, या फिर यह विपक्ष की हार का बहाना है। यह वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़े बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय है। आप बने रहिए MDR न्यूज के साथ। जेपीसी मूल्यहीन है, विपक्षी दल इसमें नहीं होंगे। भ्रष्टाचारियों का नेता भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक कैसे ला सकता है? जी हाँ, यही कहना है आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का। सवाल यह है कि संसद में पेश इन विधेयकों का असली मकसद क्या है? क्या यह वास्तव में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कदम है, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने का हथियार है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MDR न्यूज। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जेपीसी में किसी भी सदस्य को नामित नहीं करेगी। यह विधेयक नेताओं को फर्जी मामले में फंसाने, उन्हें जेल में डालने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए लाया गया है। स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इससे पहले शनिवार को TMC ने भी ऐलान किया था कि वह जेपीसी में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने इसे मूल्यहीन समिति करार दिया। उन्होंने कहा, जब संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल की संख्या ज्यादा है तो समिति स्वतः ही पक्षपाती होगी। समाजवादी पार्टी भी इसी लाइन पर चलते हुए समिति के किसी भी सदस्य को नहीं भेजेगी। यानी विपक्षी एकजुटता साफ नजर आ रही है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि 20 अगस्त को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बड़े विधेयक पेश किए। पहला विधेयक था केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, दूसरा था संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। लेकिन दर्शकों, जैसे ही ये विधेयक संसद में पेश हुए, सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, विधेयकों की कॉपियां फाड़ दी और फेंकी गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि इन विधेयकों का प्रावधान बेहद सख्त है। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो वह अपने पद से स्वतः ही हट जाएगा। सरकार का तर्क यही है कि भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं को सत्ता में बने रहने का हक नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्यवाही का रास्ता खोल देगा। दर्शकों, बता दें कि लोकसभा ने तय किया कि इन विधेयकों की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी करेगी। इनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। जेपीसी को निर्देश दिया गया है कि वह शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपे, जो नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। लेकिन दर्शकों, अब बड़ी मुश्किल यह है कि जब प्रमुख विपक्षी दल ही इसमें शामिल नहीं होंगे तो क्या यह समिति सच में प्रभावी साबित हो पाएगी? बता दें कि विपक्ष कह रहा है कि यह सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है ये विधेयक देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की गारंटी देंगे। यानी एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा। तो दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह विधेयक वास्तव में भ्रष्टाचार पर कड़ा वार है, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है यह केवल विरोधियों को डराने धमकाने की कवायद है? जेपीसी की रिपोर्ट आने में भी अभी वक्त है, लेकिन फिलहाल विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह इस समिति का हिस्सा नहीं बनेगा। यानी दर्शकों, आने वाले दिनों में संसद का माहौल और गर्मा सकता है। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, यह विधेयक देश के लिए जरूरी सुधार है या फिर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश और विदेश की और भी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए MDR न्यूज के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है। गणेशोत्सव के मौके पर दशकों बाद ठाकरे परिवार फिर से एक साथ नजर आ रहा है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को एक ऐतिहासिक मुलाकात की है। यह मुलाकात सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम मानी जा रही है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पहुंचे और गणपति बाप्पा के दर्शन किए। दशकों से अलग अलग राजनीतिक राह पर चल रहे ये दोनों भाई पहली बार इतने करीब आते नजर आ रहे हैं। इसे ठाकरे परिवार की घर वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस मुलाकात का असर आने वाले चुनावों, खासकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव यानी BMC इलेक्शन में साफ दिख सकता है। आपको बता दें कि BMC चुनाव को महाराष्ट्र की मिनी विधानसभा कहा जाता है।
मुंबई पर कब्जा पाने का मतलब है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर आधी जंग जीत लेना। ऐसे में ठाकरे परिवार का साथ आना शिवसेना और मनसे के बीच संभावित गठबंधन की ओर इशारा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी और शिंदे गुट के लिए यह बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। हालांकि दर्शकों, यह पहली बार नहीं है कि जब दोनों नेता करीब आए हो। जुलाई 2025 में वर्ली में आयोजित एक रैली के दौरान करीब 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आए थे। उस समय दोनों ने राज्य सरकार के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया था। जनदबाव और ठाकरे बंधुओं की एकजुटता के चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। तो वही दर्शकों, राज ठाकरे ने उस मंच से कहा था कि महाराष्ट्र की अहमियत किसी भी राजनीति से ऊपर है। जो काम कभी बालासाहेब ठाकरे भी नहीं कर पाए, वो फडणवीस ने कर दिखाया है। उनके इस बयान को भी राजनीतिक समीकरण बदलने वाले संकेत के तौर पर देखा गया था। तो वही इस मुलाकात ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए कान खड़े कर दिए हैं। दर्शकों, बता दें कि बीजेपी और शिंदे गुट को डर है कि ठाकरे परिवार का साथ आना उनके वोट बैंक पर सीधा असर डालेगा। वही कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट इसे विपक्ष की मजबूती के तौर पर भी देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आने वाले वक्त में साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। जानकारी दे कि गणेशोत्सव का यह मौका सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को गर्माहट बढ़ाने वाला नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, क्या उद्धव और राज ठाकरे फिर से एकजुट होकर मुंबई पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं? क्या यह मुलाकात आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भी कोई बड़ा संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक पारिवारिक मिलन है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं? इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि ठाकरे परिवार की नज़दीकी ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। फिलहाल गणेशोत्सव पर ठाकरे परिवार का यह मिलन धार्मिक भक्ति और राजनीतिक रणनीति दोनों ही रूपों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर यह मुलाकात विपक्ष के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकती है और सत्ता पक्ष के लिए एक बड़ी टेंशन। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ठाकरे परिवार की यह नज़दीकी चुनावी गठबंधन में भी बदलती है या नहीं। फिलहाल दर्शकों, इतना ही, लेकिन ठाकरे परिवार की इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। आगे की हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। बने रहिए MDR न्यूज़ के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय बड़ा हलचल मचा हुआ है। नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि हर्षवर्धन सकपाल ने साफ कहा है कि आगामी निकाय चुनाव में गठबंधन पर फैसला स्थानीय स्तर पर चर्चा के बाद ही होगा, यानी जमीनी स्तर पर समीक्षाएं करने के बाद यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी या सीट बंटवारे में क्या समीकरण होगा। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सकपाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि महाविकास आघाड़ी का जो ढांचा है उसके भीतर कांग्रेस अपने सहयोगी दलों शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ मिलकर ही आगे बढ़ेगी। बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर में मीडिया से बातचीत के दौरान सकपाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में राज्य निर्वाचन आयोग को 4 महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अभी तक न तो चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है और न ही ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई स्पष्टता सामने आई है। हर्षवर्धन सकपाल का कहना है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया का ऐलान नहीं होता तब तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्तर पर समीक्षाएं करने में जुटी रहेगी। ऐसे में दर्शकों, इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग की मदद से चुनावी धांधली की है। थोरात का दावा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में सबूत भी पेश किए हैं। ऐसे में थोरात ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। वही कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमित देशमुख ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र की जनता अब धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। देशमुख ने दावा किया है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरकर इस नारे को आंदोलन का रूप देगी
और जनता की आवाज को बुलंद करेगी। तो वही दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने इस पर भी अपना रुख साफ किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा है कि पार्टी मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के पक्ष में है। कांग्रेस का कहना है कि जातिवार गणना होनी चाहिए और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाई जानी चाहिए ताकि मराठा समाज और अन्य वंचित वर्गों को उनका हक मिल सके। तो वही पूर्व मंत्री अमित देशमुख ने भी इस पर जोर दिया कि कांग्रेस निकाय चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी। उनका कहना है कि जनता के असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या और आरक्षण की मांग, यही कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का मुख्य चुनावी एजेंडा होगा। ऐसे में दर्शकों, अगर राजनीतिक समीकरणों पर नजर डाले तो महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव भाजपा और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधी टक्कर साबित हो सकते हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि संगठन के भीतर कोई दरार न आए और एकजुट होकर भाजपा को चुनौती दी जाए। ऐसे में बीजेपी पर सीधे सीधे धांधली के आरोप लगाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति साफ है। पार्टी जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि सत्ता पक्ष चुनावी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस मराठा आरक्षण और जातिवार गणना को अपने चुनावी एजेंडे का केंद्र बनाकर मराठा समाज को साधने की तैयारी में है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में नगर निकाय चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर भाजपा सरकार अपने एजेंडे के साथ चुनावी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विपक्षी एकजुटता का संदेश देने में जुटे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनावी रणभूमि में कौन सा गठबंधन जनता का भरोसा जीत पाता है और सत्ता की गाड़ी किस ओर बढ़ती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।